और आज मेरी जीएसटी की क्लास के बाद प्रकाश सर की क्लास होती है ना, तो एक दिन जीएसटी की क्लास वो कर देंगे, समझ गए? क्योंकि जीएसटी आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई ज्यादा कुछ इतना है नहीं जीएसटी के अंदर। हाँ, न्यूमेरिकल है, मतलब सिलेबस बड़ा नहीं है ना जीएसटी का, न्यूमेरिकल है, ज्यादा नहीं है न्यूमेरिकल भी, इतने ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? ग्रुप, हाँ सैलरी खत्म हो गया, ग्रुप में ही डाल दूंगा मैं। एक पीएफ का लेक्चर था, वो आपको मैंने दे दिया, प्रोविडेंट फंड वाला, बस उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं था सैलरी के अंदर, ठीक है? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस टॉपिक का नाम डाल लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और जो स्मृति ब्रह्मास्त्र आपको मिला हुआ है, उससे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें सैलरी के, जो डाउट आता है वो आप पूछो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या दिला दो? अरे प्रोविजन वाली मैं बताता हूं मैं अभी क्लास के बाद क्या इशू है। वो बच्चों ने क्या है, दो दो किताबें ली हुई हैं, वो कह रहे हैं एक भी नहीं मिली। जिस आपको भी नहीं मिली, चलो जिन लोगों को नहीं मिली आज क्लास के बाद मैं लिस्ट बनवा के उनको दिलवाता हूं, ठीक है? क्योंकि यार एक किताब तो मिलनी चाहिए। नहीं, अब मैं बनाता हूं लिस्ट, हम देख लेते हैं उसमें जिसको मिली नहीं। भाई जिसको नहीं मिली है उसको मिलेगी ना, जिसने ले ली ऑलरेडी उसको हम नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। चलो जी, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अरुण कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? चलो जी, चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप देखना कितना मजा आएगा आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर, और कितना अच्छा लगने वाला है आपको ये चैप्टर। सबसे पहले कौन कौन से सेक्शन है मीनाक्षी जो हम डील करने वाले हैं इसके अंदर, तो लिखेंगे सेक्शन 56 से स्टार्ट होगा और 59 में जाके खत्म हो जाएगा। 56 से स्टार्ट होगा, 59 में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा सेक्शन आएगा? 56। तो जो सेक्शन 56 है, सब सेक्शन 1, इट इज अ चार्जिंग सेक्शन। जो सेक्शन 56 है, सब सेक्शन 1, वो कौन सा सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? कंडीशंस बता रखी होती हैं। अगर आप ये कंडीशंस क्या करेंगे, अगर आप ये कंडीशंस क्या करेंगे, सेटिस्फाई, अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो आपकी इनकम कहां पे टैक्सेबल हो जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इतनी बात समझ में आई? अब अगर इसकी कंडीशन की बात करूं तो कितनी कंडीशन है इसके अंदर? 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। लिखेंगे तीनों कंडीशन। इसके अंदर 3 कंडीशन बताई गई है। एक, 2, 3। सबसे पहली कंडीशन है, गुड मॉर्निंग, देयर मस्ट बी एन इनकम, मतलब इनकम होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है? इनकम होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है इनकम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। ये देखो इस तरीके से लिखना आप लोग। सबसे पहले क्या कहता है? देयर मस्ट बी एन इनकम, सॉरी,
सबसे पहले क्या कहता है, देयर मस्ट बी एन इनकम। सबसे पहले कह रहा है इनकम होनी चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, सच इनकम इज नॉट एग्जम्प्ट, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, वो इनकम 4 हेड में, फर्स्ट 4 हेड में कवर नहीं होनी चाहिए। एक बार इधर देखो, एक बार सारे इधर देखो, प्लीज स्टॉप राइटिंग, इधर देखो। पहली कंडीशन क्या है, इनकम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, वेरी गुड, वो 4 हेड में कवर ना हो। 4 हेड कौन से अपने, सैलरी, तो वो इनकम सैलरी के अंदर कवर नहीं होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होनी चाहिए। पीजीबीपी, पीजीबीपी क्या है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और कैपिटल गेन। तो अगर वो 4 हेड में कवर नहीं होगी तो जाके वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? तो सबसे पहली कंडीशन बता दो क्या है, सर इनकम होनी चाहिए। कौन सी इनकम, लीगल या इलीगल, कोई सी भी हो। क्या लॉटरी एक इनकम है या नहीं है? क्या डिविडेंड एक इनकम है या नहीं है? क्या गिफ्ट मिलना एक इनकम है या नहीं अपने आप में? तो दीज आर द एग्जांपल्स कि लॉटरी हमारी इनकम है और लॉटरी की इनकम एग्जम्प्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? डिविडेंड एग्जम्प्ट नहीं है, गिफ्ट एग्जम्प्ट नहीं है। क्या ये 4 हेड में कवर है? लॉटरी सैलरी में कवर है? हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, नो। तो कहां आएगा? अदर सोर्स में। डिविडेंड चेक कर लो, कहीं पे भी कवर नहीं है। गिफ्ट चेक कर लो, किसी भी हेड में कवर नहीं है। एक गिफ्ट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, वो गिफ्ट सैलरी में आता है, बाकी और सारे गिफ्ट अदर सोर्स में आते हैं। सही समझ में आया ना? छापो जल्दी से, जल्दी छापो। आपको आया ना समझ में? बस समझ में आना चाहिए। अरुण भी रास्ते में है क्या? वो गुड मॉर्निंग कर रहा है वहां से। ऐसा कर लो, हर एक चैप्टर बिल्कुल बढ़िया ग्रिप में। क्यों? कोई क्वेश्चन आ जाए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, आपको आता हो, जबरदस्त तरीके से कर लो। मीनाक्षी लेट हो जाती है क्या? वो क्या नाम है उसका, मेगा, और कौन है वो? 3 लोग बैठते हो ना आप एक साथ, तीसरा कौन है आपका? साक्षी, कहां गई वो? हाँ, मैसेज करो उसको। हाँ बेटा, 13A लिखा है। रेड विथ सेक्शन 4 and 5, रेड विथ सेक्शन 4 and 5। साक्षी का हम इंतजार कर रहे थे। हाँ बेटा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें आप। आपको पता ही है आपके सर, यस सर, आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा। ठीक है, अरुण रास्ते में ही है। साक्षी का भी न्यू सिलेबस है ना, ओल्ड है। तो आप आईडीटी भी कर रहे हो क्या अभी? सिंगल ग्रुप है ना। ठीक, डन। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट में देखो क्या लिखा है, कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पहले सामने देख लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस निकालेंगे कैसे, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। कंप्यूट कैसे करेंगे, किसको? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को कैसे कंप्यूट करेंगे? सबसे पहले क्या लेना है, सेक्शन 56। सेक्शन 56 में
दो इनकम बता रखी है सेक्शन 56 में। आकृति कितनी इनकम बता रखी है? दो। कितनी इनकम बता रखी है? दो। एक चार्जिंग सेक्शन वाली और एक स्पेसिफिक इनकम। जैसे चार्जिंग सेक्शन वाली कौन सी है आपके पास? नहीं, ये सब लॉटरी लूटरी स्पेसिफिक इनकम में कवर है। तो ये यहां पे जैसे बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल गया, बैंक में आपका पैसा क्या है? डिपॉजिट है। उस डिपॉजिट के ऊपर आपको क्या मिला? इंटरेस्ट। तो वो कहां पे कवर है? चार्जिंग सेक्शन में। और डिविडेंड कहां पे कवर है? स्पेसिफिक में। गिफ्ट कहां कवर है? स्पेसिफिक में। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब सर हमें पढ़ना पड़ेगा कि स्पेसिफिक इनकम कौन सी है और चार्जिंग सेक्शन में कौन सी इनकम कवर है। तो सबसे पहले क्या लेना है अपने को? इनकम लेनी है। सबसे पहले क्या लेनी है अपने को? इनकम लेनी है। कितनी इनकम लेंगे? दो। एक चार्जिंग वाली और एक स्पेसिफिक इनकम। एनी डाउट? इनकम ले ली। इनकम में से खर्चा क्या होगा? माइनस होगा। भाई इनकम में से खर्चा क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। उसके बाद जो खर्चा डिसअलाउड है, मतलब असली में क्या है कि आपने कुछ खर्चा क्लेम कर लिया, गलती हो गई आपसे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था 11th क्लास के अंदर। तो उसी तरीके से हमने क्या कर लिया, किसी चीज को हमने एक्सपेंस मान लिया, पर हमारा इनकम टैक्स क्या कह रहा है? ये खर्चा नहीं है, ये डिसअलाउड है। तो भैया हम उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि जब लिया होगा तो माइनस किया होगा, इसलिए ऐड कर रहे हैं दोबारा से। फिर क्या कह रहा है? डीम्ड इनकम। डीम्ड मतलब तुम मानो या ना मानो, ये इनकम मानी जाएगी। फिर उसको जोड़ना है। सेक्शन 56, एक मिनट, सेक्शन 56 के बाद 57 के बाद 58 के बाद क्या चैप्टर ओवर हो गया? यस। 56, 57, 58, 59। 56 बताओ क्या है? चार्जिंग सेक्शन है। पर अब से 56 को चार्जिंग सेक्शन नहीं बोलोगे। 56 जो है वो इनकम का सेक्शन है। उसमें दो इनकम बताई गई हैं, एक चार्जिंग सेक्शन वाली और एक स्पेसिफिक इनकम बताएगी। तो 56 में क्या है? इनकम बताई गई है। 57 में एक्सपेंस बताया गया है। 58 में एक्सपेंस डिसअलाउड किया गया है और 59 में डीम्ड इनकम बताई गई है। बनाए फॉर्मेट? चलो मेरे साथ बनाओ फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग डालो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कैसे कंप्यूट करेंगे इनकम? तो सबसे पहले क्या लोगे? इनकम लोगे, जिसमें दो इनकम लेनी है, एक चार्जिंग सेक्शन वाली, एक स्पेसिफिक इनकम। बेहतरीन नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं। और ये अब मनीष, जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिले हैं उनको ये कंप्यूटराइज फॉर्म में मिलेगा। ये हो चुका है, कंप्यूटराइज करवा दिया मैंने, तो उनको कंप्यूटराइज फॉर्म में मिलेगा ये सारा। बट फिर भी आप बना लो, बढ़िया रहेगा। तो अभी क्लास के बाद मैं ही खुद उनको नाम लिख के कि भाई इनको नोट्स ही नहीं मिले प्रोविजन के, करवाते हैं फिर। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी। चलो हिमांशु को याद हो गया? ठीक है, आकृति को हो गया?
लिखा तो इतिहास बहुत कुछ है, पर हमें ये आना चाहिए ना। सबसे पहले क्या करना है, इनकम लेनी है, फिर इनकम के बाद खर्चा माइनस करना है, फिर जो खर्चा डिसअलाउड है वो प्लस करना है, और उसके बाद डीम्ड इनकम ले लेनी है। इनकम, एक्सपेंस, और फिर डिसअलाउड एक्सपेंस, और उसके बाद डीम्ड इनकम। यस और नो? डीम्ड इनकम कितनी चीजें? 4। कितनी चीजें? 4। पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा डिसअलाउड एक्सपेंस, चौथा डीम्ड इनकम। एक्सपेंस क्या होगा, प्लस या माइनस? माइनस। जो खर्चा डिसअलाउड हो गया प्लस, डीम्ड इनकम प्लस। क्या आंसर आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? यस। बताओ समझ में आया या नहीं आया? पहले क्या लेना है, इनकम, उसके बाद एक्सपेंस, उसके बाद डिसअलाउड एक्सपेंस, उसके बाद डीम्ड इनकम। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आकृति आगे आ जाओ, क्लास में कोई बात नहीं करेगा, सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल परेशान है? ठीक है, हे भगवान। कोई दिक्कत बताओ बेटा। डीम्ड इनकम क्या है? जो लॉ मेकर कह रहा है कि हम आपकी इनकम मान लेंगे। कैसे? आपके घर में 10 लाख रुपए मिल गए, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कहां से आया है ये पैसा, इट इज अ डीम्ड इनकम। आप समझ में आ गया? ठीक है ना? तो वो पैसा जो आपने बताया नहीं, बाद में मिल गया, हम उसे डीम्ड इनकम मान लेंगे। सबसे पहले कौन सा सेक्शन पढ़ाया मैंने आपको? चार्जिंग सेक्शन। और चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? नहीं, हाँ, सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन है, क्योंकि 56 सबसेक्शन 2 क्या है? स्पेसिफिक इनकम। अभी आप लोगों ने लिखा है, तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 क्या है? चार्जिंग सेक्शन है। कितनी बातें बोलता है? 3 बातें। पहली बात, इनकम होनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, वो इनकम 4 हेड में कवर नहीं होनी चाहिए। दोबारा एक बार रिपीट कर दो, सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, इनकम होनी चाहिए, इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, और वो 4 हेड में कवर नहीं होनी चाहिए। तो वो कहां आएगी? अदर सोर्स के अंदर। क्लियर है यहां तक? आगे लिखो, चार्जिंग सेक्शन के बाद और फॉर्मेट के बाद ये हमने किया था। अंडर इनकम फ्रॉम अदर sources, there are 2 types of income। ये ना देखो, क्लास में अगर आप बैठ गए हो ना, कुछ यूज नहीं करोगे प्लीज। सुबह सुबह मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगेगा फिर कि मैं आपके मोबाइल ले लूं। क्लास में बैठने का मतलब पूरा फुल कंसंट्रेशन यहां लेक्चर के ऊपर, और आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे 100 लिया हो तुम, कहानी खत्म। ठीक है जी, सर आपके मुंह में घी शक्कर बस। तो कहता है 2 इनकम यहां पे क्या होंगी? 2 टाइप्स ऑफ इनकम यहां पे आएंगी, 2 इनकम आएंगी यहां पे। कौन कौन सी आएंगी लिखेंगे? एक तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 वाली, मतलब चार्जिंग सेक्शन वाली। तो मेरे को एक चार्जिंग सेक्शन वाली इनकम देखनी पड़ेगी। दूसरा, सारे बच्चे बोलेंगे दूसरी इनकम कौन सी? वेरी गुड, स्पेसिफिक इनकम देखनी होगी, सब सेक्शन 2 वाली स्पेसिफिक इनकम। तो मुझे यहां पे 2 इनकम देखनी है प्यारे बच्चों। कितनी इनकम देखनी है? 2। एक चार्जिंग वाली और एक स्पेसिफिक। एक चार्जिंग और एक स्पेसिफिक। तो मेरे पास इसकी क्या होगी? एक लिस्ट। इनकी मेरे पास एक लिस्ट होगी।
क्लियर है यहां तक? डन? चलें आगे, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, दो इनकम बोली मैंने, पहली कौन सी? चार्जिंग सेक्शन वाली, और दूसरी कौन सी? स्पेसिफिक। पहले चार्जिंग सेक्शन में आते हैं। पहले किस में आते हैं? चार्जिंग सेक्शन में। लिखते चले जाना, लिखते चले जाना, रुकना नहीं है। सबसे पहली बोलता है जो चार्जिंग सेक्शन के अंदर इनकम आ रही है, सबसे पहली, वेरी गुड आकृति, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है। किसकी इनकम आ रही है? हाउस प्रॉपर्टी की। और हाउस प्रॉपर्टी हिमांशु क्या कर रहे हैं? सब लेटिंग। ये सब लेटिंग क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी एक प्रॉपर्टी है, आप सबकी एक प्रॉपर्टी है लक्ष्मी नगर में, आपने मनीष को रेंट पे दे दी, और मनीष भाई ने आगे भी किसी और को रेंट पे दे दी। तो मनीष क्या कर रहा है? उस प्रॉपर्टी को सब लेट आउट कर रहा है। मैंने क्या किया था? लेट आउट। और मनीष ने आगे क्या कर दिया? उसे सब लेट आउट कर दिया। तो मनीष की जो इनकम है उस प्रॉपर्टी से, वो कौन सी इनकम है? अदर सोर्स की इनकम है। वो कौन सी इनकम है? अदर सोर्स की इनकम है। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कितनी खूबसूरती से मैंने चैप्टर डिजाइन किया है काजल। बच्चे को बिल्कुल एकदम ब्लड में चला जाएगा ये चैप्टर। और इस चैप्टर में फुल मार्क्स 5 नंबर का आएगा भाई दिव्यांशु, 5 नंबर पूरे। क्या ये याद हो गया नहीं हो गया कि हाउस प्रॉपर्टी की क्या करना? सब लेटिंग करना, अदर सोर्स की इनकम है। ये अदर सोर्स की इनकम क्यों है? बिल्कुल सही जवाब है आपका। और बेटा सेक्शन 22 में भी नहीं आ रही है, जिन्होंने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा है ना? क्योंकि मैं ओनर ही नहीं हूं। दूसरा, मेरा पैसा कहां डिपॉजिट है? बैंक में। उससे मुझे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। तो इनकम कहां आएगी? अदर सोर्स में। एनी डाउट? मैंने कंपनी के क्या खरीदे हैं? डिवेंचर्स। मैंने कंपनी के क्या परचेज कर रखे हैं? डिवेंचर्स। कर सकता हूं? यस। क्या मैं कंपनी के डिपॉजिट में पैसा लगा सकता हूं? किसके डिपॉजिट में? कंपनी के डिपॉजिट में लगा सकता हूं। मैंने लोन दिया हुआ है। मैंने क्या दिया है? लोन। और उस लोन के ऊपर मुझे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। मिल सकता है नहीं मिल सकता? मिल सकता है। तीसरा, किसी भी डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। कहीं पे भी आपने पैसा डिपॉजिट कर रखा हो, दुनिया जहां में कर रखा हो, तूने इंडिया में कर रखा हो, इंडिया के बाहर कर रखा हो, डिपॉजिट के ऊपर आपको आ क्या रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। कहानी खत्म। और बोलो, और बताओ। सर मैंने एफडी करा रखी है, इंटरेस्ट आ रहा है ना? टैक्सेबल है, अदर सोर्स में टैक्सेबल है। बात समझ में आ रही है? बाकी के अभी आगे नहीं पढ़ने हैं। सर क्यों? पढ़ाएंगे धीरे धीरे। कितने हैं टोटल? 15 हैं। ये 15 के 15 याद करवा दूंगा आपको, क्योंकि पहले मुझे क्या खत्म करना है? स्पेसिफिक इनकम खत्म करनी है पहले मुझे। मैंने जानबूझ के 3 क्यों पढ़ाए? आपके पास एक एग्जाम्पल आ गए और आपको यह पता लग गया कि सर ये पूरे 15 के 15 हमें पढ़ने हैं, तो हमें पता लग जाएगा चार्जिंग सेक्शन में कौन कौन से लिए गए हैं। ठीक है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी किस में आ जाते हैं? स्पेसिफिक में। स्पेसिफिक में पहला नजर आ रहा है आपको? स्पेसिफिक में पहला कौन सा है? डिविडेंड। दूसरा कौन सा है? लॉटरी। मैंने बोला था ना, लॉटरी कहां है? स्पेसिफिक इनकम में। गिफ्ट कहां है? स्पेसिफिक इनकम में। आज का टारगेट होगा डिविडेंड, लॉटरी और गिफ्ट को खत्म करना, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म। हमें पढ़ना ही क्या है इस चैप्टर में? 2 चीजें, एक चार्जिंग सेक्शन वाली और एक स्पेसिफिक वाली। उसके सबसे पहले हमें इनकम पढ़नी है, इनकम के बाद एक्सपेंस। भाई सबसे पहला ही सेक्शन कौन सा है? 56 है। 56 में क्या पढ़ेंगे? सर सेक्शन 56 सब सेक्शन 1, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। ये चैप्टर की डिजाइनिंग है, और 56 इनकम से रिलेटेड है। फिर 56 के बाद क्या पढ़ोगे? 57, ये क्या बताएगा? एक्सपेंस। फिर 58 डिसअलाउड एक्सपेंस। फिर 59 डीम्ड इनकम। खत्म चैप्टर। 60 तो है ही नहीं, 60 से क्लबिंग स्टार्ट है।
तो आज का टारगेट क्या है कि हम सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के अंदर 3 टॉपिक डिविडेंड, लॉटरी और गिफ्ट पढ़ लें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डिविडेंड की बात करेंगे। इसमें भी 3 एग्जांपल फटाफट लिख लो, और एक पेज तो ये खाली छोड़ना है पूरा। काजल ये पूरा पेज खाली छोड़ना है, पता लग गया होगा कैसे छोड़ना है ये पेज। ऐसे आप भी पूरी लिस्ट बनाओ, 2 पेज लग जाएंगे वैसे। और ये लिखना है आप लोगों को, आर्यन, आर्यन नाम है ना, तो आर्यन ये लिखना है आप लोगों को, क्योंकि लिखेंगे तो याद होगा। सर ये कॉपी कर लें क्या इसको? किसने बोला है कॉपी करने को? मैंने 3 याद करवाए आपको, चार्जिंग सेक्शन के 3 याद करवाए। क्या? इंटरेस्ट डिपॉजिट का, सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, या कंपनी में कोई पैसा डिपॉजिट है, डिवेंचर खरीदे, लोन दिया है, उसका इंटरेस्ट। स्पेसिफिक में मैंने 3 ही बताए, डिविडेंड, लॉटरी, गिफ्ट। बस इतने याद हुए? नहीं हुए? बस अपने आप याद होंगे सारे। जब पूरा चैप्टर कर लेंगे तो अपने आप याद नहीं हो जाएगा? हो जाएगा याद। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये पता लग गया पूरा पेज छोड़ना है ये। आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्टार्ट करेंगे? डिविडेंड। अभी कोई नहीं लिखेगा, अब कोई नहीं लिखेगा। एक गजब की चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, बहुत गजब की चीज। कोई नहीं लिखेगा, पर सामने देखो, 2 मिनट आप सामने देखो, दिमाग के ढक्कन खुलने वाले हैं आपके। किसकी बात करने जा रहे हैं? डिविडेंड की। मैंने पैसा लगाया है रिलायंस में। वैसे आपके सर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, बट मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं शॉर्ट टर्म पैसा लगाता ही नहीं। मतलब मैं आज पैसा लगाता हूं तो 5 साल, 8 साल, 10 साल के बाद वो पैसा निकालता हूं। और मैं पैसा लगाता हूं जो मेरा पैसा बहुत सेफ है, मतलब कि मुझे उस पैसे की जरूरत है ही नहीं। आगे बात समझ में? महीने के 10,000 रुपए, तो साल के कितने हो गए? 1,20। ये मेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में। 5 साल में कितना लग जाएगा? 6 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट। और हाँ, और अगर इससे आपका रिटर्न 40% का रिटर्न आ जाए तो कितना है 40% रिटर्न? इसका 140% कर दो, 8,40,000। कितना कमा लिया? 2,40,000 रुपए कमा लिया बिना कुछ किए। और ये क्या है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। कितने साल की? 5 साल की। 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 48,000 रुपीज। 50,000 रुपए लगा लो, ठीक है? 50,000 रुपए लगा लो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं करना आपको। और ये 50,000 रुपए मैं ऐसे ही उड़ा देता हूं, खर्च कर देता हूं, जिसका मेरे से कोई खर्चा पूछता नहीं है कहां खर्च किए। हाँ, ये 6 लाख मुझसे पूछे जाएंगे कि ये 6 लाख होने चाहिए, पर ये मैं 50,000 रुपए खर्च कर सकता हूं। आ गई बात समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं है, महीने के 10,000 रुपए उड़ा लो, क्या दिक्कत है अपने ऊपर, है ना? 10,000 की एक गड्डी ली, ऐसे उड़ा दी। बात समझ में आ रही है? मजा आएगा नहीं आएगा? अरे मतलब ऐसे तो कोई नहीं उड़ाएगा, मतलब तुम लोग ज्यादा ही यार अपने ऊपर 10,000 रुपए खर्चा करना तो बनता ही है महीने का, है ना? बिल्कुल। वैसे 10 से मेरा पेट नहीं भरता है, मैं आपको सच्चाई बता दूं। चलो आ जाओ आप। तो डिविडेंड क्या है? मैंने रिलायंस में पैसा लगा रखा है। बातें नहीं भाई, जो बात करेगा मैं लटका दूंगा उसको यहां पे फैन पे। पूछो मत, मेरे से पूछो ना। तो मैंने रिलायंस के क्या खरीदे हिमांशु? शेयर खरीदे। मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे। एक कहानी की फॉर्म में समझ रहे हैं हम लोग टॉपिक को। मैंने रिलायंस के क्या खरीद लिए? शेयर। क्यों? क्योंकि मुझे इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। अब रिलायंस की कंपनी मुझे डिविडेंड पे कर रही है, रिलायंस की कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, तो मेरी कौन से हेड की इनकम होगी? अदर सोर्स की। ऊपर मैंने लिखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिविडेंड इनकम। साक्षी ऐसे ही करूंगा बेटा। कितना डिविडेंड मिला? मान लो 5 लाख रुपए सालाना, पूरे साल का डिविडेंड है, 5 लाख रुपए मिला। लिख दिया मैंने डिविडेंड इनकम 5 लाख रुपए। क्या मेरी अदर सोर्स की इनकम 5 लाख रुपए हो गई? क्या मेरी अदर सोर्स की इनकम 5 लाख रुपए हो गई? क्या ये सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में लिखा है? इसके बाद मुझे कौन सा सेक्शन लगाना चाहिए? 57। उसमें क्या करना चाहिए? एक्सपेंस अलाउड।
क्या ये जो डिविडेंड की इनकम मिली है इसमें मेरे कुछ खर्चे हो सकते हैं? जैसे मैंने अपने बैंक को बोला हुआ है कि जो भी मेरा डिविडेंड आता है आप कलेक्ट करो, क्योंकि मेरा बहुत डिविडेंड आता है, मैं क्या करूं? आगे बात समझ में, और आप मेरे से जो भी चार्जेस हैं वो ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक क्या है, अपने ब्रोकरेज जो भी चार्जेस हैं वो ले लेता है मेरे से। क्या वो खर्चा मुझे मिलेगा? हाँ जी, अभी आपने लॉ नहीं पढ़ा है, पर आपको क्या लग रहा है वो खर्चा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितने कह रहे हैं मिलेगा? ये देख लो, हाथ उठाना है भाई। और कितने कह रहे हैं नहीं मिलेगा? वो लोग हाथ उठाओ। और ये वाले भी लोग होते ना, बताया था, ऐसे वाले लोग नहीं चाहिए हमें। हमें या तो यस या तो नो। पता है उससे क्या होगा? अगर आपने यस बोला, आंसर क्या है? यस है, तो आपको पता लग गया मैं सही हूं। और अगर आपने बोला नो, आंसर है यस, तो आपको याद रहेगा। क्यों? हमने गलती की है। गलती करने वाला ज्यादा याद रखता है, और गलतियां यहां करनी है क्लास में, एग्जाम में गलती होगी नहीं उस बच्चे की। चलो एक बार दोबारा से कराते हैं, और इस बार सारे बच्चे हैंड रेज करेंगे, कोई कांट से वाला नहीं होगा। खर्चा मिलेगा या नहीं? सबसे पहले मिलेगा, ये बच्चे, ठीक है। कौन कह रहा है नहीं मिलेगा? तो जो कह रहे थे ना मिलेगा, गलत जवाब। डिविडेंड की इनकम के ऊपर कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है। कहां लिखा है? वेरी गुड, सेक्शन 57 में लिखा, लॉ में लिखा। लॉ तो बहुत बड़ा है, 298 सेक्शन है। मेरे घर आ जाना। कहां है तुम्हारा घर? लक्ष्मी नगर में, ठीक है, आजा। कुछ बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना। अगर मैंने इन शेयर को खरीदने के लिए क्या किया था? लोन लिया था। मैंने ये जो शेयर खरीदे थे रिलायंस के, मैंने इसके लिए क्या किया था बच्चों? लोन लिया था। लोन कहां से लिया होगा? बैंक से। अच्छा, बैंक से लोन लिया तो बैंक को क्या पे कर रहा हूं? इंटरेस्ट। क्या ये इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड होना चाहिए? कितने कह रहे हैं यस, और कितने कह रहे हैं नहीं होगा ये भी अलाउड? तो आंसर है यस, अलाउड होगा। कौन कहता है? अरे सुन लो, कौन कहता है? सेक्शन 57। तो सेक्शन 57 ने क्या बोला? उसने कहा कि डिविडेंड की जो इनकम होगी ना, उसके ऊपर जो एक्सपेंस होंगे, हम कोई भी खर्चा अलाउड नहीं करेंगे, एक्सेप्ट बस एक खर्चा अलाउड करेंगे। एक खर्चा अलाउड करेंगे, और वो कौन सा खर्चा होगा जो अलाउड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने इन शेयर को खरीदने के लिए क्या ले लिया है? लोन ले लिया है, और उसके ऊपर आप क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो हम वो खर्चा आपको अलाउड कर देंगे। और उसमें एक राइडर लगा दिया कि मैक्सिमम वो खर्चा कितना अलाउड करेंगे? 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। मैक्सिमम कितना अलाउड करेंगे? 20% आपकी डिविडेंड की इनकम। अब मुझे बताओ मेरी डिविडेंड इनकम कितनी है? 5 लाख का कितना? 5 लाख का 20% कितना आएगा? 1 लाख। लॉ मेकर 1 लाख से ज्यादा अलाउड नहीं करेगा। और मेरा इंटरेस्ट चेक किया जाएगा। मेरा इंटरेस्ट कितना है? पता लग रहा है मेरा इंटरेस्ट कितना है? 1,20,000। मैं जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं लोन के ऊपर, वो कितना पे कर रहा हूं? 1,20,000। तो मुझे कितना अलाउड होगा? 1 लाख। क्योंकि इन दोनों में क्या देखा जाएगा? विच एवर इज लोअर। इन दोनों में क्या देखा जाए? क्योंकि मैंने बोला ना मैक्सिमम कितना मिलेगा? 20%, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। तो भैया 1,20 मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। अच्छा सर, ये 1,20 नहीं है, ये 80,000 का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, तो कितना मिलेगा? फिर 80,000 रुपए मिलेंगे। समझ में आया या नहीं आया? अब मान लो यहां पे क्या हुआ कि मुझे 1 लाख रुपए मिल गए। मान लो यहां पे मुझे 1 लाख रुपए खर्चा मिल गया, क्योंकि मैंने लोन लिया था। उसके बाद मुझे क्या करना है बताओ? सेक्शन 57 के बाद क्या लगाना है? 58। यहां पे कोई 58 नहीं लग रहा, यहां पे कोई 59 नहीं लग रहा। क्या मेरी इनकम निकल के आ जाएगी? नहीं आ जाएगी? क्या मैंने सारे सेक्शन अप्लाई कर दिए या नहीं कर दिए? कर दिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी आ जाएगी? 4 लाख। एनी डाउट? मैंने बिना प्रोविजन पढ़ाए आपको सेक्शन पढ़ा दिया।
अब इसको देखें एक बार, देखो कौन सा सेक्शन करने जा रहे हैं, डिविडेंड का। असली में क्या होता था कि पहले डिविडेंड के बहुत खतरनाक प्रोविजन थे, बहुत ही खतरनाक कातिलाना प्रोविजन थे। वो सारे प्रोविजन क्या हो गए, एबोलिश। तो पहले तो थैंक यू बोलो, जो सारी खतरनाक चीज थी, टेक्निकल चीज थी, वो सब खत्म हो गई। अब क्या कर दिया, बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दिया। क्या बोला, एक डिविडेंड कौन सा होगा, नॉर्मल, और एक कौन सा होगा, डीम डिविडेंड होगा। जितना भी आपने सुना हुआ है डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड, वो सारा नॉर्मल ही होता है। बस हमारे टैक्स के अंदर क्या है, एक डीम डिविडेंड भी है। तू मान ना मान, ये डिविडेंड माना जाएगा। जैसे डायरेक्टर को लोन दे दिया, डायरेक्टर को क्या कर दिया, कोई लोन दे दिया प्राइवेट कंपनी ने, हम उसे डीम डिविडेंड मान लेते हैं। आपने अपने डायरेक्टर को कोई एसेट दे दी, मान लो मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं और मुझे एसी दे दिया, मुझे प्रोजेक्टर दे दिया, ये एसेट है या नहीं है? तो आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर को क्या कर रहे हो, एसेट दे रहे हो, उसे डीम डिविडेंड मान लेते हैं। कैसे मानते हैं वो बताएंगे आपको। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है कि सर डिविडेंड दो होते हैं, एक नॉर्मल जो हमने सुना हुआ है, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और एक कौन सा डिविडेंड है, डीम डिविडेंड है। दोनों ही डिविडेंड अगर आप देखोगे किसके हाथ में टैक्सेबल है, शेयर होल्डर। ये एसएच शेयर होल्डर लिखा हुआ है। चाहे नॉर्मल डिविडेंड हो चाहे डीम डिविडेंड हो, दोनों ही किसके हाथ में टैक्सेबल है, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल। हमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो आज की डेट में कोई आपसे पूछे कि डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल होती है, तो आप क्या बोलोगे, यस। किसके हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है। यहां तक पिक्चर क्लियर। पहले क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल डिविडेंड। देखो नॉर्मल डिविडेंड क्या कहानी है। अब क्या होगा, जो डिविडेंड है देने वाला कौन है, कंपनी है, यस और नो। देने वाला कौन होगा, सब बोलो। देखो ये साइंटिफिकली प्रूफ है, आप बोलोगे आपको याद हो जाएगा। डिविडेंड कौन देगा, कंपनी देगी। मिलेगा किसको, शेयर होल्डर को। हम किसकी बात करेंगे, शेयर होल्डर की। हमें कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, हमें शेयर होल्डर से मतलब है। क्या डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं है, यस। क्या हम लोग रिलायंस के शेयर खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्या दिक्कत है, पैसा चाहिए बस खरीदो। हम कौन है, इंडिविजुअल। हम लोग कौन है, इंडिविजुअल। हमने क्या किया, रिलायंस के शेयर खरीद लिए। हम लोग कौन है, इंडिविजुअल, और हमने रिलायंस के शेयर खरीद लिए। हमने उसके शेयर परचेज कर लिए रिलायंस के, और कुछ टाइम के बाद रिलायंस की कंपनी हमें क्या पे करने वाली है, डिविडेंड पे करने वाली है, हमें डिविडेंड मिलने वाला है। हम कौन, इंडिविजुअल। क्या ये हमारे हाथ में डिविडेंड का पैसा टैक्सेबल होगा, यस। देखो इतना सब कुछ आपको आता है, टैक्सेबल होगा। अब जब टैक्सेबल की बात आई है, किस रेट से टैक्स देना है, रेट क्या होगा, कोई रेट होगा ना, कोई परसेंटेज होती है टैक्स देने की। क्या परसेंट, मैकडी में जाऊंगा बर्गर खाऊंगा तो जीएसटी लगेगा, कुछ तो रेट होगा ना उसका, कुछ तो रेट होता है उसका। 5% लगता है, 2.5, तो कितना परसेंटेज टैक्स लगेगा, लिखा होगा ना, पता है क्या लिखा हुआ है। आप ये चेक करो कि जो नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट कितने हैं, हाँ जी, 2, एक स्लैब रेट और दूसरा फ्लैट रेट। पता ना सबको स्लैब रेट क्या है, स्लैब बने हुए 2.5 लाख, कोई टैक्स नहीं, 2.5 से ज्यादा 5%, 5 लाख 20%, 10 से ज्यादा 30%, ऐसे बने हैं स्लैब। मुझे बताओ इंडिविजुअल कौन सी कैटेगरी में आएगा, स्लैब में या फ्लैट में, स्लैब रेट में। तो इंडिविजुअल को जो डिविडेंड की इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, वो किस रेट से पे करना है, स्लैब रेट से। आया ही नहीं आया समझ में। क्या कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, यस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी ने शेयर खरीदे हैं तो कंपनी क्या है, शेयर होल्डर है। क्या डिविडेंड की इनकम शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है? मान लो कि रिलायंस की कंपनी को डिविडेंड मिला किसी कंपनी से 50 करोड़ का,
डिविडेंड मिल गया भाई। तो क्या रिलायंस की कंपनी के हाथ में, क्योंकि रिलायंस उस कंपनी का क्या है, शेयर होल्डर, क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? किस रेट से? वेरी गुड, 30% से। क्यों? क्योंकि भाई वो डोमेस्टिक कंपनी है। यहां पे डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी को 30% टैक्स पे करना होता है और फॉरेन कंपनी को 40। किसने बोला था 30%? वेरी गुड। समझ में आया या नहीं आया? बच्चा क्या करता है दिव्यांशु, आंखें बंद करके बस शेयर होल्डर को टैक्स लगा दो। अबे कौन सा टैक्स लगाया? कौन सा टैक्स लगाएगा सर? डिपेंडिंग अपॉन द शेयर होल्डर स्टेटस, कि वो इंडिविजुअल है या वो कंपनी है। मतलब कि हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा पर्सन है ना भी, पर्सन के अकॉर्डिंग पता लगेगा। समझ गए? तो असली में बेटा यहां पे स्लैब रेट में इंडिविजुअल आता है, HUF आता है, AOP, BOI और AJP, बाकी सारे यहां आते हैं। यही लोग यहां पे कवर हैं। और वैसे भी हमारे सिलेबस में बस यही दो हैं, और कंपनी होगी तो इधर। बस हमारे सिलेबस में LLP, पार्टनरशिप फर्म, ये सब नहीं है इतना। तो हमें लोकल अथॉरिटी है ही नहीं अपने सिलेबस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी है ही नहीं अपने सिलेबस में। थोड़ा बहुत है, वो हम बेसिक में बताते हैं बच्चे को, उतना जिन्होंने क्लास ली है उनको पता है, बेसिक में उतना सिखाते हैं। अभी तो बस आपको ध्यान रखना है कि स्लैब रेट, इंडिविजुअल और HUF जितना आपको याद है ही, उसके अलावा कोई हो उनके फ्लैट रेट बने। फ्लैट का मतलब क्या होता है कि भैया जितना कमाओगे उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है उसमें। ये कहानी बताओ, समझ में आया या नहीं आया? आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसको कुछ नहीं लिखना है, अभी कुछ नहीं लिखना है, जो लिखना होगा मैं बताऊंगा आपको। चलो जी, डिविडेंड की इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल है? मैंने क्या लिखा है? डिविडेंड इनकम, नजर आ रहा है? शैल बी ऑलवेज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर द हेड U/H का मतलब है अंडर द हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये टैक्सेबल किस रेट से होगी? सर ये स्लैब से भी हो सकती है, फ्लैट से भी हो सकती है। आपको पता लग गया स्लैब कब लगेगा? इंडिविजुअल HUF में स्लैब रेट, उसके अलावा फ्लैट रेट। कोई दिक्कत नहीं। कहता है वेदर शेयर्स आर हेल्ड एज कैपिटल एसेट, चाहे आपने इनको कैपिटल एसेट खरीदा हुआ है एज या स्टॉक इन ट्रेड, आप ब्रोकर हो और आपने शेयर खरीदे हुए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड की इनकम है ना, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। डिविडेंड की इनकम है, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, चाहे वो आपकी एसेट है या स्टॉक इन ट्रेड है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या बोलता है, एक नोट लिखा है। अब 56 हो गया, यस 56 हो गया। 56 के बाद 57, 57 किसकी बात करेगा? खर्चे की। अब देखो खर्चे में क्या बोला है, मेगा ध्यान से देखना। कह रहा है एक्सपेंस, ब्रैकेट को भूल जाओ, अभी ब्रैकेट को भूल जाओ। शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, कह रहा कोई भी खर्चे की डिडक्शन अलाउड नहीं है। कलेक्शन चार्जेस लाइक कमीशन, जैसे बैंक क्या करता है कुछ अपने कलेक्शन चार्जेस ले लेता है, तो वो खर्चा अलाउड नहीं है, वो खर्चा नहीं मिलेगा। अब जो ब्रैकेट में लिखा था, क्या लिखा था ब्रैकेट में मैंने? अदर देन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या कि इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड है, और ये सब कुछ कौन बता रहा है? सेक्शन 57 बता रहा है। अब इंटरेस्ट का देखो खर्चा कैसे मिलेगा, क्या इंटरेस्ट के खर्चे की डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज यस, सब्जेक्ट टू लिमिट। लिमिट क्या है सर? एक्चुअल में कितना खर्चा है, एक्चुअल में आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और 20% किसका? डिविडेंड इनकम का। 20% डिविडेंड इनकम का आफ्टर ग्रॉसिंग अप। आगे क्या कहता है? विच एवर इज लोअर, जो इसमें क्या होगा? लोअर होगा। आया या नहीं आया समझ में? ठीक है, तो लिखना है तो लिखो। क्या सेक्शन था? डिविडेंड। और डिविडेंड के कितने पार्ट कर देंगे? 2। देने वाला कौन? कंपनी। कंपनी देगी और मिलेगा किसको? शेयर होल्डर को। और अगर किसी को सेक्शन लिखना हो तो आई थिंक 56(2)(1 आप देख रहे हो, आपको याद होता चला जा रहा है। पहला पॉइंट, डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल। डिविडेंड इनकम क्या होगी? टैक्सेबल होगी। किसके हाथ में? शेयर होल्डर के हाथ में। तो क्या लिखेंगे? डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। बस यही लिखना है, डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल
इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड की इनकम क्या होगी? टैक्सेबल होगी। किसके हाथ में? शेयर होल्डर के हाथ में। कैसे टैक्सेबल होगी वो आपको पता है सर, या तो नॉर्मल रेट लगना है, और नॉर्मल रेट में या तो स्लैब, वेरी गुड, या तो फ्लैट। स्लैब रेट इंडिविजुअल और एचयूएफ में लगेगा, बाकी अगर कंपनी हो गई तो फ्लैट रेट में आ जाएगी। बस खत्म, इतना ही करना है उसमें, कोई डाउट ही नहीं है अपने को। आप देख रहे हो मनीष, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग लेवल पे जा रहा है। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसका अलग लेवल है, और जो दोबारा पढ़ता है उसका एक अलग लेवल पे जा रहा है। क्लियरिटी बहुत बढ़िया बनेगी उसकी। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? सेक्शन 57, और सेक्शन 57 में पहली बात क्या लिखेंगे? एक्सपेंस इज नॉट अलाउड, कि भैया खर्चा अलाउड नहीं है। फिर बी में क्या लिखेंगे? एक्सेप्शन। बी में एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कॉमा सच एक्सपेंस इज अलाउड, सच एक्सपेंस इज अलाउड। और वो कैसे अलाउड होगा? दो पार्ट में कर लो। एक्चुअल एक्सपेंस और वेरी गुड 20% ऑफ डिविडेंड इनकम आफ्टर ग्रॉसिंग अप। ये बताऊंगा अभी ग्रॉसिंग अप क्या कहानी है। और ये जो एक्सपेंस है ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, और इन दोनों में जो विच एवर इज लोअर होगा वो खर्चा आपको मिलेगा। आफ्टर ग्रॉसिंग अप, आफ्टर ग्रॉसिंग अप। अरे तुम्हारी डायरेक्ट टैक्स की बुक दिखाना, बुक दे देना जरा एक बार। हाँ मॉड्यूल मॉड्यूल वो दे रही है, दे दो प्रियांशी। अरे चैप्टर कौन सा निकाल कर रखा था? वही था ना।
एक चीज लिखो अलग से, ये डिविडेंड विविडेंड किसी चीज से रिलेटेड नहीं है, बट ये आपके काम आएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन कई बार परेशान करता है। टॉपिक क्या है? मीनिंग ऑफ ग्रॉसिंग अप का मीनिंग क्या है? थोड़ा सा हल्का सा टिंकल हम लोग साइड में जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। ग्रॉसिंग अप का मीनिंग हम लोग जान रहे हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मान लो कि लॉटरी इनकम रिसीव्ड। क्वेश्चन में क्या लिखा है? लॉटरी इनकम रिसीव्ड। लॉटरी इनकम रिसीव्ड कितने की लॉटरी मिली है? 2,10,000 रुपए की लॉटरी की इनकम क्या हो गई? रिसीव हो गई। डिविडेंड का पार्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। लॉटरी की इनकम क्या हो गई है? रिसीव हो गई है। आपको अगर मैं बताऊं तो लॉटरी इनकम के ऊपर 30% टीडीएस काटा जाता है। मतलब कि जो लॉटरी देने वाला बंदा होगा वो आपका 30% टीडीएस काटेगा और फिर जाके आपको ये पैसा देगा। हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लॉटरी की इनकम दिखानी है, यस और नो? कितनी इनकम दिखाएंगे हम लोग? हम लोग कितनी इनकम दिखाएंगे? सुन लो, हम लोग मीनाक्षी और क्या नाम है, प्रियांशी, हम लोग 100% बेटा हम लोग ग्रॉस इनकम दिखाते हैं हमेशा। कौन सी इनकम दिखाते हैं? ग्रॉस इनकम दिखाते हैं। क्या ये मेरी ग्रॉस इनकम है? ये मेरी ग्रॉस नहीं है ना। ये कौन सी इनकम है? नेट। क्या समझ में आ रहा है? सर अगर 100 रुपए की क्या लगेगी? लॉटरी। अगर 100 रुपए की लॉटरी लगेगी तो उस पर 30% टैक्स काट दिया जाएगा, मतलब कि 30 रुपए। वो जो टैक्स काटते हैं उसको बोलते हैं टीडीएस। जैसे जिन लोगों को सैलरी मिलती है, जिन लोगों को क्या मिलती है मनीष? सैलरी मिलती है, उन लोगों का टीडीएस कट जाता है और टीडीएस काटने के बाद कंपनी उनको क्या करती है? पैसा देती है, यस और नो? यही होता है, यही होता है। तो लॉटरी में भी यही होगा। 100 रुपए की लॉटरी लगेगी, 30 रुपए आपका टैक्स काट देंगे और आपको पकड़ाएंगे कितने हाथ में? 70 रुपए। आपको नहीं लग रहा ये 30 रुपए, सॉरी 100 रुपए ग्रॉस है और जो आपको पकड़ाया है वो नेट है। नेट रिसीव्ड, आपको जितना पैसा रिसीव हो रहा है। और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम दिखाओगे वो कौन सी इनकम दिखाओगे? ग्रॉस। कुछ समझ में आ रहा है? तो ग्रॉस कर पाओगे इसको? कैसे करोगे ग्रॉस? कितना आएगा ग्रॉस? बताओ कितना आएगा? वो नशे में आ गई। कितना आएगा बताओ? वेरी गुड। कितना आएगा? 3 लाख रुपए। 3 लाख पता है कैसे निकाला बच्चे ने? कि ये जो 2-10 है ना, ये 70% है, यस और नो? और मुझे कितना निकालना है? 100%। तो 100 ऊपर 70 नीचे, मल्टीप्लाई में 2-10, आ गया 3 लाख रुपए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मीनिंग मैं क्या बता रहा था आपको? मीनिंग ऑफ ग्रॉस अप। कितनों को समझ में आ गया? 3 लाख रुपए ईमानदारी से बिल्कुल। वेरी गुड। सभी को? काजल नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं बेटा। मुझे ये बताओ काजल, अगर आपकी 3 लाख की लॉटरी लगती, कितने की लॉटरी लगती बेटा आपकी? 3 लाख रुपए की, तो जो बंदा लॉटरी देने वाला है तुम्हारा 30% टीडीएस काट लेता, मतलब कि 90,000 रुपए, और तुम्हें देता कितने? 2,10,000। आज भी तो ऐसा ही हुआ है। आज भी अगर आप देखोगे तो ऐसा ही तो हुआ है। आपको दिए कितने? 2,10,000 रुपए। आपका 30% क्या काट लिया? टीडीएस। आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर ग्रॉस ऑफ इनकम लेनी है ना। आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन सी इनकम लेनी है? ग्रॉस ऑफ इनकम लेनी है। आपको नेट इनकम नहीं लेनी है बेटा। सर मेरा तो टैक्स कट गया है ना, मेरा तो टैक्स कट गया है ना। सुनो मेरी बात को, मनीष सुन नहीं रहा, बिजी है बेचारा।
सेमिनार में गए थे, समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा है ये बहुत सफर करोगे, सच बता रहा हूं इस चीज के लिए। दिव्यांशु, जो आपका पूरा टैक्स बनता है टोटल सारा, जो आपका क्या बनता है, टोटल सारा टैक्स बनता है, मान लो आपका टैक्स बन गया 6 लाख रुपए, जो भी आपकी इनकम हुई उस पर टोटल कितना टैक्स बन गया, 6 लाख। क्या ये जो लॉटरी के ऊपर टीडीएस का पैसा है ये पहले ही दे चुके हो? कितना दे चुके हो? 90,000 ना, तो ये माइनस हो जाता है और हमें ये 5,10,000 टैक्स पे करना होता है सरकार को। कुछ समझ में आया? जब इनकम की बात होगी तो वो आपकी ग्रॉस ऑफ इनकम ले लेंगे। और आप किस चीज के लिए रो रहे हो कि मैंने 90,000 का टैक्स दिया है, मेरी इनकम तो 2,10,000 मानो, तो वो क्या कह रहे हैं, जब तेरी टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालेंगे तो तुझे ये 90,000 रुपए डिडक्शन दे देंगे ना। कौन सा मना कर रहे हैं? अब कुछ समझ में आया कैसे होता है टैक्स के अंदर? मनीष, पता लगा? अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहले तो आपने क्या लिखा था, लॉटरी इनकम रिसीव्ड। तो लॉटरी इनकम रिसीव्ड कैसे निकलता होगा? लिख लो, ग्रॉस लॉटरी इनकम, वेरी गुड, माइनस टीडीएस। और यहां पे तो टीडीएस का रेट जो है वो आपको पता ही है 30% है। 30% किसका? ग्रॉस लॉटरी इनकम का। यस और नो? ग्रॉस लॉटरी इनकम का। क्या सेम केस डिविडेंड में होता होगा या नहीं होता होगा? अंची, सेम केस डिविडेंड में होता होगा नहीं होता होगा? वहां पे लिखा होता होगा डिविडेंड रिसीव्ड। क्या लिखा होता होगा? डिविडेंड रिसीव्ड। मुझे बताओ, डिविडेंड रिसीव्ड लिखा है तो ग्रॉस है या नेट है? नेट है। हमें इसे क्या करना होगा? ग्रॉस करना होगा। तो ग्रॉस डिविडेंड इनकम, यस और नो, माइनस टीडीएस कटता होगा। अब डिविडेंड की इनकम के ऊपर टीडीएस कौन काटता होगा? वेरी गुड। डिविडेंड पे किसने किया है? कंपनी ने। तो कंपनी इसके ऊपर क्या काटेगी? टीडीएस। कितना टीडीएस काटेगी बेटा? अगर रेजिडेंट है, अगर रेजिडेंट है तो अंडर सेक्शन 194 में टीडीएस कटेगा एट द रेट 10%। वेरी गुड, क्या बात है यार, अंदर ही अंदर मेरा मन कर रहा है क्लैपिंग करूं। और अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो अंडर सेक्शन 195 टीडीएस कटेगा 20%। कुछ समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप प्रूफ करो कि समझ में आ रहा है। डिविडेंड जो रिसीव्ड हुआ है, डिविडेंड कितना रिसीव्ड हुआ है आपको? 81,000 रुपीस का डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है बच्चों? 81,000 रुपीस का। आपको बताना है मेरी डिविडेंड की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितनी ली जाएगी? रेजिडेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रेजिडेंट, क्वेश्चन साइलेंट रेजिडेंट। वेरी गुड यार, तुम तो कत्ल कर रहे हो। 90,000 रुपए आएगा। क्यों? वेरी गुड, क्योंकि सर ये जो 81,000 है ना, ये 90% है। तो 90 मल्टीप्लाई में क्या 100, क्या निकल के आ जाएगा? ग्रॉस डिविडेंड। और कितना आएगा? 90,000। काजल 10% बेटा क्या हो जाएगा? टीडीएस माइनस 10%। क्यों होगा? क्योंकि शेयर होल्डर रेजिडेंट है। और 90,000 का 10% बताना कितना आता है? 9,000। और माइनस करोगे तो क्या 81,000 आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ मनीष अब मजा आया होगा तुम्हें, कुछ पता लग रहा है। एग्जाम में एक गलती तुम्हारे 90 प्लस आने से 90 कर देगी। वो मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो। आप सारे लेके आ सकते हो, बस टैक्स को आपने रटना नहीं है। रटा गया टैक्स,
जो पढ़ा रहा हूं घर जाके पढ़ लो, पागलों की तरह पढ़ो। आप भी नोट्स बनाओ ना, क्वेश्चन करो। मैंने मॉड्यूल इसलिए मंगाया कि 3 तो क्वेश्चन दिए हैं गिनती के, क्वेश्चन करो, क्या दिक्कत है। क्या आना है क्या नहीं आना है वो सब हमें पता है, हम आपको बताएंगे। मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आना है। इतना पहले समझ में आया। अगर डिविडेंड इनकम लिखी होगी तो हमें क्या करना होगा, ग्रॉस अप करना होगा हमें। अगर डिविडेंड इनकम लिखी होगी तो हमें क्या करना होगा, ग्रॉस अप। हां, इसीलिए इसको ग्रॉस अप कहते हैं। अब तुम्हें कुछ फंसा दूं, फंसाऊं तुम लोगों को, चलो फंसाता हूं। एक एग्जाम्पल देखना, कतले आम एग्जाम्पल है, आंसर दे दिया तो मान जाऊंगा। डिविडेंड रिसीव्ड दिया हुआ है 81,000। कितना घटिया क्वेश्चन बन रहा है देखो, फिर भी आंसर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात। इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ गए, इंटरेस्ट ऑन लोन। और अभी बात डिविडेंड की कर रहे हैं तो किसके लिए इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब डिविडेंड के लिए ही हो रहा है। वो कितना इंटरेस्ट पे किया है, 20,000 रुपए। आपको कैलकुलेट करनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, करके दिखा दो। क्वेश्चन साइलेंट तो रेजिडेंट, क्वेश्चन साइलेंट रेजिडेंट। ये करेगी, क्या नाम है, मेगा, मेगा ना, करो बेटा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 70, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बता दो जी, बोली आ चुकी है 63,000 बोली आ चुकी है भाई। और कोई आंसर नहीं, लॉक कर दें इसे, लॉक कर दो इसको। बाकी तो कह रहे हैं हमें तो यही नहीं पता लग रहा 63 आ कैसे रहा है, इनका पागल है ये सब। देखो मान लो कि मुझे भी नहीं आता, मैं कैसे निकालूंगा। मैं सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखूंगा, फिर मुझे सर ने सिखाया था कि 56 लिखना, और ये सेक्शन जो है 56(2) लगेगा इसमें। और मुझे क्या लेनी है, डिविडेंड की इनकम लेनी है। और कौन सी इनकम लेनी है, ग्रॉस। तो इसका मतलब पहले तो 81,000 को ग्रॉस करना पड़ेगा। ग्रॉस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रिसीव्ड लिखा है। रिसीव्ड का मतलब ही क्या है, ये नेट दिया हुआ है। अभी मेरे को ही नहीं मालूम है, मैं देखता हूं कितना आता है। 90,000 रुपए ये आ जाएगा। इसके बाद सेक्शन कौन सा लगेगा, 57 एक्सपेंस। क्या डिविडेंड का कोई खर्चा मिलता है, नहीं। हाँ, इंटरेस्ट वाला मिलेगा। कितना मिलेगा, देखो जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो 20,000, और 20% डिविडेंड की इनकम। कौन सी वाली इनकम, वेरी गुड, ग्रॉस वाली। मैंने लिखवाया है वहां पे, मैंने लिखवाया है वहां पे ग्रॉस वाली। तो 90,000 का 20% 18,000, तो कितना माइनस हो जाएगा, 18। और कितना आ जाएगा, 72,000। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना, 70, आपका 63। हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालनी है। टीडीएस तो कब माइनस होगा, जब मैं आपसे पूछता नालायक टैक्स पेबल बता। जब मैं आपसे क्या पूछता, टैक्स पेबल बता। जब मैं आपसे टैक्स पेबल पूछता, यस और नो। और टैक्स पेबल अगर, चलो इसी क्वेश्चन में टैक्स पेबल पूछ लूं तो कितना आता है टैक्स पेबल। इसी क्वेश्चन में अगर मैं टैक्स पेबल पूछ लूं तो कितना आता टैक्स पेबल, कुछ नहीं आता, नील आता। क्यों, मेरे पहले 2.5 लाख रुपए तो वैसे ही एग्जम्प्ट है। कुछ समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ऐसे घुमा देगा तुम्हें। बाकी बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई, टैक्स पेबल भूल जाओ। तुम बस ये बताओ कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 72,000 आया या नहीं आया। एक क्वेश्चन और दूं, हाँ सर हमारा पेट नहीं भरा, एक क्वेश्चन और दे दो आप, एक क्वेश्चन और। डिविडेंड इनकम,
3,00,000। मैं कुछ नहीं बता रहा, मैंने तो बस डिविडेंड इनकम लिखा है। और पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था? इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट ऑन लोन भी ले लो। 50,000। मुझे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट करके बता दो। एक आंसर आ चुका है 2.5 लाख। 2.5 लाख। हाँ जी, 2.5 लाख के अलावा कोई और आंसर अगर हो तो बता दो, या 2.5 लाख कोई लॉक कर दे हम लोग। सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वेरी गुड, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 लग जाएगा। और डिविडेंड की इनकम कितनी ली जाएगी? 3,00,000 रुपए ली जाएगी, क्योंकि ये इनकम बता रखी है। इनकम का मतलब है कि ये ग्रॉस है। अब आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है? जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, सर हमें कैसे पता लगेगा ग्रॉस है नेट है, ग्रॉस है नेट है, हमें कैसे पता लगेगा? हाँ, डिविडेंड रिसीव्ड लिखा होता है, उसको नेट बोलते हैं। ये मैं झगड़ा खत्म करवा दूंगा अभी लिखवा के। ये मैं झगड़ा खत्म करवा दूंगा, पूरे इनकम टैक्स का ही झगड़ा खत्म करा दूंगा, पूरे इनकम टैक्स का, एक का नहीं, पूरे इनकम टैक्स में। तो डिविडेंड इनकम 3,00,000 हो गई। इसके बाद सेक्शन 57 खर्चा मिलना था इंटरेस्ट का, और 20% डिविडेंड इनकम का। इंटरेस्ट मेरा था 50,000 और ये 20% आ रहा है 60,000। तो ये 50,000 रुपए मिल जाएगा। बिल्कुल सही जवाब था, अदर सोर्स 2.5 लाख रुपए। कोई दिक्कत ही नहीं। देखो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आई नहीं आई? वरना तो कॉन्सेप्ट जो था डिविडेंड का खत्म हो गया था, पर ये झगड़ा आपके 1 नंबर कम करवा देता। वो 91 आ रहे होते 90 हो जाते। ठीक है, तो लिखो इंपॉर्टेंट नोट जो मैं आपको लिखवा रहा था। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है डिविडेंड इनकम, नहीं ये इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट। अगर डिविडेंड इनकम लिखा हुआ आता है तो उसे आप हमेशा ग्रॉस मानेंगे। अगर डिविडेंड रिसीव्ड लिखा हुआ आता है तो उसे क्या माना जाएगा? नेट। और अगर ये नेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये नेट है तो हमें क्या करना होगा? ग्रॉसिंग अप करना होगा। अगर ये नेट है तो हमें ग्रॉसिंग अप करना होगा। क्या एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है लॉटरी इनकम? क्या एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है लॉटरी रिसीव्ड? लॉटरी इनकम को क्या मानोगे? ग्रॉस। और रिसीव्ड को नेट। रिसीव्ड को नेट मानते हैं, बस ये याद रखना। एग्जाम में आ सकते हैं सैलरी इनकम। समझ में आ रहा है? कुछ इनकम है तो अभी वो चीज अधूरी है। इनकम का मतलब कि वो चीज ग्रॉस है। इसका मतलब कि ये कौन सी सैलरी है? ग्रॉस सैलरी। और बच्चा एग्जाम में मनीष क्या करने वाला है? गलती। एग्जाम में लिखा हुआ सैलरी इनकम, वो सैलरी इनकम ले लेगा, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भूल जाएगा। फिर 1 नंबर गया। ऐसे कर करके हम पहुंच जाएंगे 40 पे, और 40 के नीचे गए तो अटेम्प्ट लग जाएगा। ठीक है, तो याद क्या आ रहा है आपको? इनकम लिखा होगा तो ग्रॉसिंग अप करना है भाई साहब। नो सॉरी, इनकम है तो ग्रॉस है ऑलरेडी, फिर आपको नहीं करना है। रिसीव्ड है तो ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और एक में लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ, अगर इनकम लिखी है तो इसका मतलब क्या है? ग्रॉस है। इसका मतलब इनकम लिखी है तो ये क्या है? ग्रॉस है। तो क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर ये ग्रॉस है तो क्या उसके बाद हमें डिडक्शन लेनी पड़ेंगी? हाँ जी, या ये कंप्यूटेड है इनकम? नहीं, इसमें कुछ नहीं लेनी पड़ेगी, इसलिए एग्जाम में आ चुका है, लिख लो, इट इज कंप्यूटेड। इट इज कंप्यूटेड। एक बस सैलरी में होता है ऐसा,
एक सैलरी में और जो अदर सोर्स वाली इनकम है बस उनमें होता है, उसके अलावा किसी में ये झंझट नहीं होती है। हां, अगर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा है तो फिर आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती है अंडर सेक्शन 24B वो आपको लेनी होगी। इनकम फ्रॉम, कितने बच्चों ने पहले ये हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिया है मेरे से? अब देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो रहने ही दो, वो मत पूछो मेरे से, क्योंकि मैं बताऊंगा तो समझ में असली में ही नहीं आएगा, है ना। तो आप हाउस प्रॉपर्टी का भूल जाओ अभी, बस आप सीधे इतना लिख लो कि अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है तो इसका मतलब हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बता रखी है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। असली में क्या है, चाहे सैलरी हेड हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती है। यस और नो? सैलरी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की, हाउस प्रॉपर्टी में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो अगर तुम्हें इनकम लिख के दे दी है हाउस प्रॉपर्टी की कितनी है, तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेनी नहीं है भाई। पर अगर वो कह रहा है कि रेंट रिसीव हुआ है तो इसका मतलब कि फिर हमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेनी है। तो जहां जहां हमें रिसीव्ड दिया होगा, जहां जहां हमें क्या दिया होगा, रिसीव्ड दिया होगा, क्या वहां वहां पे हमें ग्रॉसिंग अप करना होगा या नहीं? अरे करना है, वहीं पे करना है, रिसीव्ड में ही ग्रॉसिंग अप करना है। क्या बच्चे ये गलती कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या अब गलती कर पाओगे? नहीं। एक ही चीज याद रखनी है, पता है क्या, आज आपने पढ़ा कल भूल जाओगे। आप बस इतना याद रखो, जो रिसीव्ड होता है ना, जो रिसीव्ड होता है वो नेट होता है, बस वही ग्रॉसिंग अप करना है, और कहीं ग्रॉसिंग अप करने की कोई जरूरत नहीं है, कहानी खत्म है। हाँ, ये सैलरी हेड की कहानी अलग है, क्योंकि इसमें क्या है तो ग्रॉस, पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है भाई। तो हमें लेनी सैलरी में नेट इनकम लेनी होती है, तो इसलिए हम यहां पे ग्रॉस के बाद डिडक्शन ले लेते हैं, माइनस 50,000 रुपए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी के अंदर। तो इन जनरल हमेशा रिसीव्ड में ही ग्रॉस अप करना होता है, पर सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐसी है वो अलग से मैंने लिख दिया है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए डिविडेंड पर लिख के देगा ही नहीं देगा डिविडेंड इनकम, तो बताएगा कि ये डिविडेंड इनकम है या डिविडेंड रिसीव्ड है। रिसीव्ड होगा तो हम ग्रॉसिंग अप कर देंगे, ठीक है। डिविडेंड इनकम बता दिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। वापस आ जाए, अब मुझे बताओ डिविडेंड में देने वाला कौन है? कंपनी है। मिलेगा किसको? तो जिस शेयर होल्डर को ये डिविडेंड मिलना है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम कंपनी की बात करेंगे। कंपनी कौन सी? भाई कोई सी भी कंपनी हो सकती है, डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो, कोई सी कंपनी हो, बस डिविडेंड देने वाली कौन है? कंपनी है। अगर वो किसको डिविडेंड पे कर रही है? रेजिडेंट को पे कर रही है, तो 10% का टीडीएस है। कौन बोलता है? सेक्शन 194। और अगर वो किसको डिविडेंड पे कर रही है? नॉन रेजिडेंट को, तो 20% का टीडीएस है। इसका मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में डिविडेंड रिसीव्ड आ गया तो हमें ग्रॉस अप करना पड़ जाएगा, और उसके लिए यह चेक करना पड़ेगा कि डिविडेंड किस शेयर होल्डर को दिया कंपनी ने, रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट को। क्वेश्चन साइलेंट, ऑलवेज ट्रीट रेजिडेंट। फिरंगी है तो लिखो ना, घर के आगे नो पार्किंग है बोर्ड लगाओ, हमें कैसे पता लगेगा? अच्छा, कह रहे टीडीएस काटेंगे ही नहीं। टीडीएस काटेंगे ही नहीं। कब नहीं काटोगे टीडीएस? एक्सेप्शन पहली, अगर किसी ऐसे शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो जो कि इंडिविजुअल है
और जो बच्चे ने बोला अप टू 5,000 रुपए, बता 5,000 रुपए, और साल का बेटा। और उस कंपनी वो कंपनी कैश में ना दे, ऑनलाइन दे, अकाउंट पे ही चेक, यूपीआई कुछ भी करके दे, मतलब कैश नहीं देना है। कैश में तो 1 रुपए भी दिया ना फिर टैक्स लगा देंगे। आ गई बात समझ में? छोड़े भी कितने हैं? 5,000। ये एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन डालते हैं इंस्टीट्यूट। क्योंकि पता क्या तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा, डिविडेंड के ऊपर टीडीएस लगता है, कंपनी टीडीएस काटती है, रेजिडेंट को देती है 10%, नॉन रेजिडेंट को देगी 20%। इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, उसको पता है, सबको पता है। उसने बोलना है भाई नो टीडीएस वाला बता प्रोविजन। उसमें क्या होना है, हमें ये याद रहना नहीं, 5,000 वाली लिमिट आंसर में, बस ये 5,000 वाली लिमिट होनी, हमें याद रहनी नहीं। अच्छा, वो इंडिविजुअल के साथ खेल सकते हैं, एक में इंडिविजुअल अप टू लिमिट 5,000 दे देंगे, एक में एचयूएफ अप टू 5,000 दे देंगे, फिर तुम्हारी बत्ती गुल है। अबे 5,000 तो याद आ रहा है, अब ये याद नहीं आ रहा इंडिविजुअल के साथ एचयूएफ था या नहीं, फिर बेड़ा गर्क। तो आपने याद रखना है भाई, यहां केवल लौता बंदा लिया गया बस इंडिविजुअल, मम्मी पापा का लौता लिया गया बस इंडिविजुअल, और किसी को नहीं लिया यहां पे। दूसरी एक्सेप्शन, इसको पढ़ के भी हंसी आती है कि कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी, सीधी बात करो सीधे, कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी हो, चाहे एलआईसी हो, जीआईसी हो, कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी हो, अगर उसको डिविडेंड पे किया जा रहा है, टीडीएस काटेंगे ही नहीं। तो एक इंश्योरेंस सेक्टर को छूट दे दी, और क्यों दी है छूट? इंश्योरेंस सेक्टर को छूट क्यों दी है? ऑलरेडी इंश्योरेंस सेक्टर वाले बहुत टैक्स लेते हैं, अपने जो पॉलिसी होल्डर होते हैं उनसे बहुत टैक्स लेते हैं, इसलिए उनको बोल दिया कि यार तुमने पैसा कहां इन्वेस्ट करना है? शेयर मार्केट में, तो इसलिए हम तुमसे कोई टैक्स नहीं ले रहे, तुम्हारे ऊपर कोई टीडीएस नहीं काट रहे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब मुझे बताओ, सारा डिविडेंड का सारा याद हो गया? चलो, डिविडेंड देगा कौन? कंपनी देगी, और अगर कंपनी रेजिडेंट को दे रही है तो 10% टीडीएस काटेगी, नॉन रेजिडेंट को 20% टीडीएस काटेगी। दो केस पे टीडीएस नहीं कटेगा, पहला इंडिविजुअल को दे रहे हैं अप टू 5,000 रुपए, और अकाउंट पे ही चेक से दे रहे हैं, कैश में पे नहीं कर रहे। दूसरी एक्सेप्शन, इंश्योरेंस सेक्टर को दे रहे हो, कहानी खत्म, फिर चाहे एलआईसी आ जाए, कोई आ जाए। किसको? इसको तो 50 करोड़ मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, टीडीएस काटना ही नहीं है, लेना क्या है, काटना ही नहीं है इसका टीडीएस। अब डिविडेंड मिलेगा किसको ये बताओ? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला, क्या वो टैक्सेबल है? कौन से हेड में टैक्सेबल है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। कैसे टैक्सेबल होगा सर? या तो स्लैब या तो फ्लैट। इंडिविजुअल एचयूएफ स्लैब रेट, उसके अलावा फ्लैट रेट। दूसरा पॉइंट, क्या कोई खर्चा मिलेगा इस पे? नहीं मिलने वाला, कोई खर्चा नहीं मिलेगा। बस सर एक खर्चा मिलना है इंटरेस्ट का, और उसमें भी लिमिट है कि जितना एक्चुअल में इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो, और 20% डिविडेंड इनकम का, जो कि ग्रॉस देखा जाएगा, विच एवर इज लोअर। क्या मुझे बताओ, समझ में आ गया नहीं आ गया? याद भी हो गया? कोई दिक्कत? एक बार रिवाइज करो, मैं पानी पी लूं यार। हाँ, ये शेयर कर देंगे आपको, अभी डाल देते हैं। अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग पीजीपी स्टार्ट कर देंगे, और बहुत स्पीड में करेंगे वो भी।
अरे ये किस में भेजना है? ग्रुप बना हुआ है ना? टेलीग्राम में भेज दिया है। आप टेलीग्राम में हो? यार आप ऐड करवाओ अपने आप को। आर्यन मैंने अभी वैसे कर दिया आपको व्हाट्सएप। जब नेट गिवन होगा तभी तो ग्रॉस अप निकालोगे, क्यों भाई? बच्चा कह रहा है जब ग्रॉस गिवन होगा तो ग्रॉस अप निकालेंगे। कौन बच्चे भाई? डन है। अगला सेक्शन लिखो, लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, सेक्शन 56 2(1)(b), लॉटरी। तो चाहे लॉटरी हो, चाहे क्रॉस वर्ड पजल हो, चाहे रेस, हाँ जी, इंक्लूडिंग हॉर्स रेस हो, चाहे गैम्बलिंग हो एंड बैटिंग हो, ये जितने भी ड्रीम 11 में पैसे लगाते हैं वो सारा इधर ही कवर होता है। ड्रीम 11 वाले, बैटिंग ऑफ एनी नेचर, कोई भी बैटिंग की आपने एनी नेचर। एंड नंबर 5 कार्ड गेम्स। कार्ड गेम एक्सेट्रा, कुछ भी, मतलब आप कहीं पे भी ऐसा पैसा लगा रहे हैं वो इसी सेक्शन के अंदर सब टैक्सेबल है। डन। तो टैक्स का रेट क्या होगा यहां पे? हाँ जी, टैक्स रेट क्या होगा? टैक्स का जो रेट है वो फ्लैट है, फ्लैट रेट है 30%। क्या कोई खर्चा अलाउड होता है इसके अंदर? सेक्शन 57, हाँ जी, अलाउड और नॉट अलाउड? आंसर इज नॉट अलाउड। सेक्शन 57 इसमें मिलता ही नहीं है, कोई खर्चा इसमें अलाउड है ही नहीं। 57 के बाद क्या आएगा? 58
और सेक्शन 58 सब सेक्शन 4 कहता है सच इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल। ये इनकम फुल्ली टैक्सेबल है, नो डिडक्शन इज अलाउड, कोई खर्चा इसमें मिलना ही नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल है। टीडीएस जो कटेगा वो दो तरीके से कटेगा। एक आपको पता है 194 बी लगेगा इसमें, और एक 194 बी। बी किसके लिए लग रहा होगा? रेजिडेंट के लिए, और बीबी नॉन रेजिडेंट के लिए। रेट तो आपको पता ही है, टीडीएस 30% कटना है, इसमें भी 30 कटना है, बट इसमें प्लस क्या हो जाएगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसमें हेल्थ और एजुकेशन सेस मत लगा देना क्योंकि वो तो बाद में ही लगता है। तो इसका इफेक्टिव रेट कितना आएगा 3 4 से 12 31.2%। तो अगर किसकी लॉटरी लगी है, फिरंगी की, नॉन रेजिडेंट की लॉटरी लग गई कितने की 1 लाख की, तो कितना टीडीएस कट जाएगा 31.2%। 31.2 कैसे आया 30% प्लस 4%। बच्चे पता है क्या करते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनकम टैक्स की पहली क्लास, तो 30 और 4 को जोड़ देते हैं, कहते हैं 34%। अबे नालायक, इतना टैक्स कर देगा तो बंदा कह ले यार तू लॉटरी रख, दिमाग खराब। उस पे नहीं लगेगा बेटा, लिख लो इसमें प्लस 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस नहीं करना है। वो रेजिडेंट है ना, अपना आदमी है, बाद में ले लेंगे 4%, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 30 दे दे। इस नालायक को छोड़ेंगे नहीं ना। क्या यहां पे भी ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट होता होगा? आंसर इज यस। इसमें भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है, इफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी या किसी से भी, मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज अप टू ₹10,000। अगर 10,000 रुपए तक की लॉटरी लगी है, 10,000 रुपए तक की लॉटरी लगी है, कॉमा, देन नो टीडीएस, कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो इसके अंदर विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिया गया है, और हॉर्स रेस भी लिख लेना, हॉर्स रेस भी लिया गया है। एक ना एग्जाम का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कैमल रेस है, ये सीएमए वाले जो है ना बड़े खतरनाक है, कैमल रेस है, और 10,000 रुपए आप जीत गए उसमें, आपकी जो विनिंग है वो 10,000 रुपीज है। हाँ जी, टीडीएस लगेगा या नहीं? टीडीएस यस, टीडीएस नो, क्योंकि वो घोड़ा नहीं है और लॉटरी नहीं है, तो आंसर इज यस, टीडीएस लगेगा। देखो कितना खतरनाक है आपका इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना,
क्या लॉटरी एजेंट हो सकता है? मालामाल वीकली लॉटरी एजेंट। और लॉटरी एजेंट की क्या होती है, कहीं कुछ टिकट क्या हो जाती है, अनसोल्ड रह जाती हैं कई बार। अनसोल्ड टिकट्स होता है नहीं होता, बेचारे की अनसोल्ड रह गई कुछ टिकट्स, तो उस केस में क्या होगा? हाँ जी, जो अनसोल्ड रह गई है उसकी लॉटरी लग सकती है। यस, हो सकता है कि अनसोल्ड टिकट जो रह गई थी उसी में से लॉटरी टिकट लग गया, लग सकती है। तो क्या इनकम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? जो अनसोल्ड टिकट है उसकी क्या लग गई है? लॉटरी लग गई है। किसकी लॉटरी है ये? लॉटरी एजेंट की है। तो कहां टैक्सेबल होगी ये इनकम? कहां पे टैक्सेबल होगी? पीजीवीपी। वेरी गुड, उसका बिजनेस है। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखवा दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट हो गया। इसके अलावा एक और लिख लो कि जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। तो ये अलाउड नहीं है भाई। 80C से लेके, ये हम पढ़ेंगे बड़ी जल्दी डिडक्शन का चैप्टर। तो 80C से लेके 80U तक की आपको डिडक्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आज क्या क्या किया हम लोगों ने? एक तो चार्जिंग सेक्शन बताया आपको। सबसे पहले इनकम होनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए और वो 4 हेड में कवर नहीं होनी चाहिए। उसके 3 एग्जाम्पल दिए। एक हाउस प्रॉपर्टी जो सब लेट आउट की जाती है, एक जो बैंक डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, और जो कंपनियों में पैसा हमारा डिपॉजिट है उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है। उसके बाद हम स्पेसिफिक इनकम में आ गए थे, डिविडेंड, लॉटरी और गिफ्ट। डिविडेंड भी कर लिया, लॉटरी भी कर ली, गिफ्ट रह गया। अगली क्लास में गिफ्ट भी करेंगे, चैप्टर उड़ा देंगे। 9 बजे आ जाना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। पढ़ने लग जाओ।